गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधानों में अधिकार पढ़ेंगे। भारत के संविधान में अधिकार। इंट्रोडक्शन। A constitution is not only about the composition of the various organs of the government and the relations among them. As we studied in the last chapter, the Constitution is a document that sets limits on the power of the government and ensures a democratic systems in which all persons enjoy certain rights. In this chapter, we shall study the fundamental rights contained in the Indian Constitution. Part 3 of the Constitution of India, Part 3 of the Constitution of India lists the fundamental rights and also mentions the limits of these rights. In the past 50 years, the scope of rights has changed and in some respects expanded. After studying this chapter, you would know. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी गवर्नमेंट के वेरियस सरकार जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच पावर डिवीजन करता है, उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, उनके क्या वर्क्स हैं, क्या उनके लिमिट्स हैं, ये सब बताता है। इनके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है कि हमारे देश के नागरिक को क्या क्या फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कोई नहीं कर सकता। अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। तो उन राइट्स की लिमिट कहाँ तक है, उन राइट्स पर भी प्रतिबंध है, कहाँ तक उन राइट्स में लिमिट्स हैं, किन हालातों पर उन राइट्स में लिमिट्स की जा सकती हैं, इन सब का डिस्क्रिप्शन है। और पिछले 50 साल में इन राइट्स में चेंजेस आए हैं, इन राइट्स का स्कोप बढ़ा है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या जान पाएंगे? व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड, व्हाट रोल द जुडिशियरी हैज प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दिस राइट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कौन कौन से फंडामेंटलाइज्ड राइट मिले हुए हैं, इन राइट का प्रोटेक्शन कैसे होता है, जुडिशरी का क्या रोल है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, अधिकारों का महत्व। नीचे यहाँ पर 2 ऐसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं जिनके आधार पर हम जानेंगे कि अधिकारों का क्या महत्व है। In 1882, during the construction work for Asian Games, the government engaged a few contractors. 1882 में जब इंडिया में एशियन गेम्स होने जा रहे थे, उस समय गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कराना था, जिस तरह से रोड्स बनाना है, ब्रिज बनवानी है, स्टेडियम बनवाना है, फ्लाईओवर्स बनवाना है। These contractors employed a large number of very poor construction workers from different parts of the country to build the flyovers and stadium. 1882 में इंडिया में एशियन गेम्स होने जा रहे थे। इन एशियन गेम्स में जो कंस्ट्रक्शन का काम था, इन एशियन गेम्स के लिए जो फ्लाईओवर स्टेडियम बनाना था, उस कंस्ट्रक्शन काम के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर एंगेज किए और इन कॉन्ट्रैक्टर ने देश भर से पुअर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उन्हें काम पे लगा दिया ताकि फ्लाईओवर्स और स्टेडियम बनाया जा सके। दिस वर्कर्स वेर केप्ट इन पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड वेर पेड लेस देन द मिनिमम वेज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। इन कॉन्ट्रैक्टर ने देश भर से वर्कर्स को बुलाया। ये वर्कर्स अपना गांव देहात से अपना घर बार छोड़ के आए थे, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे वहाँ पर इनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। झुग्गी झोंपड़ी में बहुत पुअर कंडीशन में रहने लग गए सड़कों के किनारे।
और इन्हें ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे बहुत ही लो पेमेंट देते थे, मिनिमम वेज से भी कम। गवर्नमेंट ने जितना मिनिमम वेज फिक्स कर रखा था उससे भी कम पैसा इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्टर लोग देते थे। A team of social scientists studied their poor condition and petitioned the Supreme Court. जो हमारे समाज सेवक हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इन वर्कर्स के हालत, इन पोर कंडीशन को स्टडी किया और एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाला। They argued that employing a person to work for less than the minimum prescribed wage amount to begar or forced labor, which is a violation of the fundamental rights against exploitation. हमारे फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट ये भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सोशल साइंटिस्ट ने आर्ग्यूमेंट दिया कि ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इन्हें मिनिमम वेज से भी बहुत कम पैसा दिया जा रहा है। मिनिमम वेज से भी कम पैसा देके काम करवाना बेकार करवाना है या फोर्स लेबर है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का वायलेशन हो रहा है। The court accepted this claim and directed the government to ensure that thousands of workers get the prescribed wages for their work. अदालत में उनकी बात सुनी गई। अदालत ने फैसला दिया कि वो जो हजारों लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्रेस्क्राइब वेजेस, उनकी प्रेस्क्राइब जो उनके मजदूरी मेहनताना है वो दिया जाए, उनकी मजदूरी दी जाए। मचल लालुंग was 23 when he was arrested. मचल लालुंग एक व्यक्ति है, जब उसे अरेस्ट किया गया था वो 23 साल का था। क्या किया था इसने? A resident of चुबुरी विलेज ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये असम का एक मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट का चुबुरी विलेज में रहने वाला पर्सन था। मचल was charged of causing ग्रीवियस इंजरीज। मचल ने झगड़े में किसी दूसरे पर्सन को काफ़ी खतरनाक चोट पहुंचाई थी। He was found mentally too unstable to stand trial and was sent as under trial to लोकप्रिया गोपीनाथ बारदोई मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। ये पाया गया कि मचल लालू का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, इसलिए ट्रायल नहीं हो पाया उसका, और बिना ट्रायल हुए ही उसे लोकप्रिया गोपीनाथ बारदोली मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया ताकि वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो सके। Machal was treated successfully and doctors wrote twice to jail authorities in 1967 and 1996 that he was fit to stand trial. मचल लालू का मेंटल हॉस्पिटल में इलाज हुआ। इलाज के बाद वो ठीक हुआ, उसकी मानसिक स्थिति ठीक हुई, और हॉस्पिटल वालों ने जेल अथॉरिटी को 2 बार लेटर लिखा, 1967 में और 1996 में। इनके पीछे कितना गैप जा रहा है। 1967 में एक लेटर लिखा, इन्फॉर्म किया, 1996 में फिर इन्फॉर्म किया कि मचल लालू का मेंटल स्टेटस ठीक, मेंटल जो स्टैंडर्ड था, मेंटल हालत थी उसकी वो ठीक हो चुकी है, अब उस पर ट्रायल किया जा सकता है, यानी कि अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। बट नो वन पेड एनी अटेंशन। मचल लालू रिमेन इन जुडिशियल कस्टडी। पर उसकी डॉक्टर्स ने जेल अथॉरिटी को जो लेटर लिखा था उसकी किसी ने सुनवाई नहीं हुई और मचल लालू जुडिशियल कस्टडी में रहा। मचल लालू was released in July 2005. He was 77 then. जुलाई 2005 में मचल लालू को रिहा किया गया। जिस समय उसे रिहा किया गया था वो 77 ईयर्स का हो चुका था। 23 ईयर्स की एज उसने क्राइम किया था। उसने झगड़े में किसी को चोट पहुंचाई थी, काफ़ी गंभीर चोट पहुंचाई थी, और जब वो जेल से बाहर निकला तो वो 77 ईयर्स का था। He was 77 then. He spent 54 years under the custody during which his case never came up for hearing. 54 years तक वो जेल में रहा
और इस 54 ईयर्स के बीच में एक बार भी उसकी केस की सुनवाई अदालत में नहीं हुई। शायद अदालत में उसकी केस की सुनवाई हो जाती तो उसे कम सालों की सज़ा मिलती और वो जल्दी रिहा भी हो सकता था। 54 ईयर्स तक जेल में रहा और इस बीच उसके केस की कोई सुनवाई नहीं हुई। He was freed when a team appointed by the National Human Rights Commission intervened after an inspection of under trial in the state. Human Rights Commission के लोगों ने जब इंस्पेक्शन किया तो उन्हें पता चला कि मचान लालम 54 ईयर्स तक जेल में है, 54 ईयर्स से जेल में है और उसका केस की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई और ह्यूमन राइट्स कमीशन के दखल अंदाजी के बाद उन्हें रिलीज़ किया गया। Machal's entire life was wasted because a proper trial against his never took place. मचल लालू की पूरी लाइफ वेस्ट हो गई क्योंकि उसके केस की कभी सुनवाई नहीं हुई। Our constitution gives every citizen the right to life and liberty. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान को लाइफ और लिबर्टी का अधिकार देता है। This means that every citizen must also have the right to fair and speedy trial. हर इंसान को, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, फिर भी उसे यह अधिकार है कि उसे फेयर और स्पीडी ट्रायल हो, उसका फेयर और स्पीडी ट्रायल हो, यानी कि निष्पक्ष ट्रायल हो, उसकी मुकदमे की सुनवाई हो और जल्दी हो। मचल्स केस शोज व्हाट हैपन्स व्हेन राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन प्रैक्टिस। मचल लालू के केस में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं उसे नहीं मिल पाए। In the case of the first instance also there was violation of rights provided by the constitution, but it was challenged in the court. As a result, workers would get what was due to them in the form of their rightful wages. The constitutional guarantee the rights against exploitation ensure justice to these workers. हमने देखा इन दोनों ही केसों में, फर्स्ट केस और सेकंड केस, दोनों ही केसों में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। उन्हें वो राइट्स नहीं मिल पाए जो संविधान में वर्ण किए गए थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिल ऑफ राइट्स। Both these examples shows the importance of having rights and the actual implementation of these rights. इन दोनों एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, राइट्स का होना और राइट्स के लागू होने में काफ़ी अंतर है। और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए भी हैं, क्या एक्चुअल में हमारे सोसाइटी में हमारी कंट्री में क्या उन राइट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights. A democracy must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights. डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी कहती है कि जनता को राइट्स मिलने चाहिए और जनता को क्या राइट्स मिले वो संविधान में वर्णित होने चाहिए, उनके क्या अधिकार हैं। Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the rights of the citizens in the constitution itself. Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the rights of the citizens in the constitution itself. इसीलिए वो सभी डेमोक्रेटिक नेशन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी डेमोक्रेटिक नेशन में कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में इन राइट्स का उल्लेख है। Such a list of rights mentioned and protected by the Constitution is called Bill of Rights. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, What are Bill of Rights? What are Bill of Rights? आंसर लिखेंगे आप, Such a list of rights mentioned and protected by the Constitution is called Bill of Rights. क्या होता है Bill of Rights? अधिकारों का घोषणा पत्र, लिस्ट ऑफ राइट, वो और लिस्ट ऑफ राइट और राइट्स की लिस्ट जिनका मेंशन हो रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रोटेक्टेड भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो राइट्स की लिस्ट जिनका मेंशन जो लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और इनका प्रोटेक्शन कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। उन्हीं राइट्स की लिस्ट को ही हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। अ बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम thus acting against the rights
of the individuals and ensure a remedy in case there is violation of these rights. संविधान में इन राइट्स को वर्णित किए गए हैं और सरकार इन राइट्स को चैलेंज नहीं कर सकती मतलब प्रोहिबिट नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट अगर ये राइट्स का हनन हो रहा है देश में कहीं पे भी, तो सरकार अगर कहीं वायलेशन हो रहा है इन राइट्स का, तो गवर्नमेंट को क्या करना है, उन वायलेशन को रोकना होगा। From whom does the Constitution protects the rights of the individual? From whom does a Constitution protects the right of the individual? हमारी जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उसको खतरा किससे है? इंडिविजुअल्स को या हमें सिटीजन्स को जो राइट्स मिले हैं उन्हें खतरा किससे है? कौन हमारे राइट्स को छीनता है? The rights of a person may be threatened by another person or private organization. हमारे राइट्स का हनन दूसरा पर्सन भी कर सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है। In such a situation, the individual would need the protection of the government. अगर हमारे राइट्स को अगर हमारे राइट्स को कोई छीन रहा है, कोई दूसरा पर्सन छीन रहा है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन छीन रहा है, तो ऐसे में हमारी राइट्स का प्रोटेक्शन गवर्नमेंट करेगी। So it is necessary that the government is bound to protect the right of the individual. On the other hand, the organs of the government, the legislature, the executive, bureaucracy, or even the judiciary, in course of their functioning, may violate the rights of the person. ऐसा भी हो सकता है कि हमारे राइट्स कोई दूसरा पर्सन या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि हमारे देश का लेजिस्लेचर, हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी जुडिशियरी ही उन राइट्स का हनन कर रही हो। ऐसे में हमारे राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा। तो बच्चे, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच।